हेलो एवरीवन। और आज से हम इंडियन जियोग्राफी में पठार वाले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार। तो आप लोग टाइटल डालिए प्रायद्वीपीय पठार का। तो बेटा ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये भूगर्भिक रूप से भारत का प्राचीनतम स्थलाखंड है जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। और यही हमारा प्रायद्वीपीय पठार है जिसके यूरेशियन प्लेट से अभिसरण के कारण हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अब इसके बारे में आपको पहले भी कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, जैसा कि इसमें सागरीय अतिक्रमण हुआ था और भी कई चीज़ें जो कि आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। आज हम इसमें थोड़ा डिटेल में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी चट्टानों की बात करूँ तो इसमें कठोर, आग्नेय, आयांतरित और रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं। अब बेटा ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसको हम अनेक लघु इकाइयों में देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर एक इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार के एक ओवरव्यू लें तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हमें पढ़नी पड़ेंगी इसमें सबसे पहले भारत के पश्चिमी सिरे की अरावली रेंज, हमें पढ़नी पड़ेंगी विंध्य श्रृंखला, हमें पढ़ना है फिर यहाँ पे मालवा का पठार। और अगर आप अपने एटलस में झारखंड के पास देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा छोटा नागपुर का पठार। थोड़ा और आप अगर पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने एटलस में दिखेगा मेघालय का पठार। रेंजेस की बात करें तो विंध्य के नीचे आ जाएगी हमारी सतपुड़ा रेंज। यहाँ पर उसकी और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ। हम पश्चिमी सिरे पर आएँ तो यहाँ पे है हमारे सह्याद्री या वेस्टर्न घाट, यहाँ पे हमें पढ़ने हमारे ईस्टर्न घाट, यहाँ पे है बक्सर या छत्तीसगढ़ का पठार, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे हमें पढ़ना है दक्कन का पठार। और ये जो कर्नाटक वाला एरिया है, कर्नाटक के दक्षिण की तरफ का सिरा थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कर्नाटक का पठार और यहाँ पर तेलंगाना का पठार। और बेटा इसी पठार का हिस्सा है गारो खासी जयंतिया। ये तो हमने एक ब्रॉड व्यू लिया प्रायद्वीपीय पठार का। अब इनमें से एक एक इकाई को उठाकर अपन अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी अरावली श्रृंखला को। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है अरावली पे कि ये एक वलित पर्वत है और इसकी उत्पत्ति है जो वो हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। अब जो भी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं तो आप यहाँ से ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की चट्टानें कैसी होंगी, जो कि होंगी कायांतरित, अवसादी और आग्नेय। क्योंकि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर सागरीय अतिक्रमण भी हुआ था, तो यहाँ पर उसके निक्षेप भी मिलेंगे आपको। और साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला अपने अलौह धात्विक संसाधनों के लिए जानी जाती है, जैसे कि हम तांबा देख लें, सीसा, जिंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो अलौह धातुएं हैं ये हमें अरावली श्रृंखला के आसपास देखने को मिल जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सागरीय अतिक्रमण हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर चूना पत्थर के अच्छे भंडार मिलते हैं, साथ ही संगमरमर के अच्छे भंडार मिल जाते हैं। और यहाँ पर कोटा का जो एक विशेष पत्थर होता है वो भी मिल जाता है। अब अगर मैं इनके विस्तार की बात करूँ तो इसे देख सकते हैं कि दक्षिण में ये गुजरात तक है और साथ ही इसका अधिकतम हिस्सा जो है वो है राजस्थान में। और राजस्थान के बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली हरियाणा तक जाता है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो दक्षिण में ज़्यादा है और उत्तर की तरफ जाते समय इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। इसलिए जो इसका सबसे ऊंचा चोटी है जो कि है गुरु शिखर, वो इसके दक्षिणी बिंदु पर पाया जाता है। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। अब ये जो हमारे अरावली हैं वो एक महान जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लूनी नदी जो है वो पश्चिम की तरफ जा रही है और यहाँ पर आप बनास नदी देख सकते हैं। तो ये जो हमारा बीच का ऊपर का उठा हुआ हिस्सा होता है जिसके दोनों तरफ नदियों की दिशा अलग हो जाती है, तो इस हिस्से को कहते हैं हम महान जल विभाजक या जल विभाजक। तो अब आप ये याद रखिए कि अरावली, विंध्य या वेस्टर्न घाट जो कि ऊंचे पर्वत हैं और जिनके दोनों तरफ नदियाँ जा रही हैं वो जल विभाजक कहलाएंगे। तो ऐसा ही एक जल विभाजक है हमारा अरावली। और साथ ही बेटा ये जो हमारे अरावली हैं तो ये तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे हमारे थार डेजर्ट हैं और राजस्थान के जो डेजर्ट वाला एरिया है वो पूरा अरावली के पश्चिम दिशा में पाया जाता है। तो ये जो अरावली हैं
वो ये डेजर्ट को पूर्व की तरफ फैलने में रोकते हैं, अवरोधक का काम करते हैं, जिस जिसके कारण ये जो डेजर्ट है वो अपना विस्तार दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश की तरफ ज़्यादा नहीं कर पाता है। पर अब यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ पर अरावली की जो चोटियाँ हैं, यहाँ पर अवैध खनन की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और पारिस्थितिकी रूप से भी अरावली में निर्वनीकरण की समस्याएं देखी जा रही हैं। तो ये हो गई हमारी अरावली। अब हम देखते हैं अपने प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी इकाई को, जो कि है हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये जो हमारी विंध्य श्रृंखला है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। जो हमने अरावली देखी थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी, जबकि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। तो अब अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, तो ये राजस्थान और गुजरात, इसका थोड़ा सा विस्तार आपको राजस्थान में भी दिखेगा, थोड़ा विस्तार आपको गुजरात में दिखेगा और अधिकतम विस्तार इसका दिखेगा आपको मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए ये बिहार के सासाराम तक जाती है और यहाँ पर ये एंड हो जाती है। और इसके पूर्वी हिस्से में हमें भांडेर और कैमूर श्रृंखलाएं भी दिख जाती हैं। अब अगर अपन इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है 500 मीटर। ये जो हमारी विंध्य श्रृंखला है, इसके दक्षिणी भाग पर भ्रंशन हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। नर्मदा भ्रंश घाटी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये जो नर्मदा की भ्रंश घाटी है, इसके कारण ये जो विंध्य श्रृंखला है उसका दक्षिणी ढाल लगभग खड़ी ढाल हो गया है, मतलब कुछ इस तरीके से। जबकि जो इसकी उत्तरी दिशा है, मतलब मालवा की तरफ, तो वहाँ पर इसकी ढाल मंद है, मतलब ऐसी है, और यहाँ पर ऐसी है। अब अगर अपन इसके थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस क्षेत्र में सागरीय अतिक्रमण हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर सागरीय निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको देखने को क्या मिलेगा? चूना पत्थर आपको मिलेगा, बालू पत्थर मिलेगा, अवसादी शैलें मिलेंगी यहाँ पर, जो कि भवन निर्माण जैसे उद्योग हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी कच्चा माल प्रोवाइड करा देता है। और साथ ही मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, जो कि विंध्य श्रृंखला के बीच में ही बसा हुआ है, वहाँ पर हीरों की अच्छी खदानें पाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भवन निर्माण के उपयोग में आने वाले कच्ची माल यहाँ पर अच्छी संख्या में उपलब्ध है। और आपने सुना होगा सतना में सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश का सीमेंट हब है, और पन्ना जिला में भी आपको सीमेंट उद्योग खुल रहे हैं। ऐसा क्यों? अब ये जो हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ज़्यादा औद्योगिकरण देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुश्किल से आपको सीमेंट की कुछ फैक्ट्रियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जैसे कि चूना पत्थर, क्योंकि यहाँ पर सागरीय अतिक्रमण हुआ था। और साथ ही अगर हम बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र की बात करें, तो ये विकसित तो बिल्कुल भी नहीं है। ना ही यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ अच्छे से, ना ही यहाँ का सेवा क्षेत्र बहुत अच्छा है, और कृषि में भी यहाँ पर काफ़ी समस्याएं देखी जा रही हैं। और अगर मैं बुंदेलखंड क्षेत्र की समस्याओं की बात कर ही रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि स्वराज अभियान नामक एक एनजीओ ने एक रिसर्च किया था, जिसमें बताया गया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में दालों की महंगाई के कारण कुछ लोगों द्वारा दालों के स्थान पर नमक और मसालों का प्रतिस्थापन किया गया है। मतलब क्या है? मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में, इस रिपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र में दालों की महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि यहाँ के कुछ लोग दाल की जगह पर पानी लेते हैं, उसमें नमक डालते हैं और लाल मिर्च या कुछ मसाले डालकर उसको रोटी के साथ में खाते हैं। तो यहाँ की आप दुर्दशा देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पे औद्योगिकरण बढ़ सका, ना ही कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही इस और जो स्टेट के एपीएमसी एक्ट्स वगैरह हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह अलाउड नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर समस्याएं इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई हैं। तो बेटा यहाँ पर हो गया हमारा विंध्य का क्षेत्र समाप्त। अब हमें देखना है मालवा का पठार, क्योंकि कुछ यहाँ पर है मध्य प्रदेश के चंबल वाले एरिए में। तो यहाँ पर है हमारा मालवा का पठार। इसके पश्चिम में है हमारी अरावली श्रृंखला, इसके यहाँ पर है हमारे विंध्य श्रृंखला। और यहाँ पर जो विंध्य श्रृंखला से नदियाँ निकलती हैं, जैसे चंबल, शिप्रा आदि, और जो कुछ नदियाँ हमारी अरावली से पूर्वी की ओर निकलती हैं, तो उनके द्वारा लाए गए अवसादों के कारण यहाँ पर मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है अरावली और यहाँ पर है विंध्य,
और बीच में इन दोनों के बना हुआ है मालवा का पठार। तो इसे हम बोल सकते हैं कि मालवा का पठार एक पर्वत पादीय पठार है, मतलब पर्वत के चरणों में स्थित पठार है। तो बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, इन सब नदियों से इसका निर्माण हुआ। और जो इसकी ढाल है वो है उत्तर पूर्व की तरफ, मतलब यहाँ पर। अब ये कैसे हमें पता चलता है कि इसकी ढाल यहाँ पर है? क्योंकि आप नदियाँ देखिए, यहाँ से हमारी चंबल निकलती है, वो कुछ इस तरीके से जाती है, जो कि मालवा के पठार से होती हुई जाती है। तो यहाँ से हमें इसके ढलान का पता चल जाएगा। और साथ ही ये जो मालवा वाला क्षेत्र है हमारा, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रचुरता नहीं है। और साथ ही जो यहाँ की वनस्पति है वो बहुत सीमित है। तो बेटा जिस क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होगी, तो वहाँ पर मिट्टी वाला जो एरिया है वो ज़्यादा एक्सपोज होगा। तो जिसके कारण यहाँ पर अगर वर्षा हुई, मैं आपको दूसरी स्लाइड में लेकर के दिखाता हूँ, तो आप समझो कि ये हमारा मालवा का पठार है। यहाँ पर वनस्पति बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी वाला एरिया एक्सपोज ज़्यादा रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर वर्षा कराऊँ, ये मान लीजिए बादल हैं, तो ये जो पानी की बूंदें हैं ये इसकी मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक साबित होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी पानी की बूंद पड़ेगी वहाँ की मिट्टी अपने जगह से हट जाएगी। अब जब यहाँ पर बारिश होती है तो ये जो पानी है वो मृदा के साथ में इस तरीके से एक ढाल बनाकर बहने लगता है। अब पानी भी आ रहा है, मृदा भी आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर कटाव भी अच्छा खासा हो रहा है। तो ये स्थलाकृति धीरे धीरे कुछ ऐसे कटने लगती है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमारी ट्रोपोग्राफी है इसको बोलते हैं बेडलैंड ट्रोपोग्राफी। और ये जो हमारे ये खड्ड टाइप के बन चुके हैं पानी के कारण, नदियों के बहाव के कारण, इसको हम बोलते हैं रिवाइन, मतलब बीहड़। तो बेटा यह जो आपने सुना होगा कि चंबल वाला जो एरिया है, चंबल नदी वाला एरिया है, यहाँ पर डाकुओं का बहुत राज हुआ करता था। और वो लोग कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करके बीहड़ों में छुप जाया करते थे, खदानों में छुप जाया करते थे। तो बेटा वो खदानें और कुछ नहीं है, ये हैं जो कि जिनका निर्माण नदियों के कटाव के कारण हुआ है। तो अब आप ये कभी नहीं भूलने वाले हैं कि चंबल के डाकुओं ने वहाँ पर इतने समय तक राज क्यों किया। अब इनकी अगर अपन गहराई की बात करें कि ये जो हमारे बीहड़ बने हैं, रिवाइन बने हैं, कितने गहरे हैं, तो इनमें बेटा एक आदमी अच्छे से छुप सकता है, कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारा मालवा का पठार। अब हमें पढ़ना है बेटा छोटा नागपुर का पठार, मेघालय या शिलोंग का पठार और प्रायद्वीपीय पठार के अन्य कुछ हिस्से, जो कि बेटा हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसमें मैंने जो भी आपको समझाया है बहुत डिटेल में समझाया है और आप समझ भी गए होंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। तो ख़त्म करते हैं बेटा इस वीडियो को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।